दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा फ्रांसीसी क्रांति में महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई या नहीं हुई। पहले का जो समय था उस समय रोजगार के अवसर कम थे, उद्योग कम थे और लोग जो है अधिकांशतः कृषि पर निर्भर रहते थे। उनका जीविकोपार्जन का साधन कृषि था या श्रम शारीरिक जो कार्य मिल गया तो कर लिए, नहीं मिला तो घर पे बैठे। बाकी जो राजा थे राज दरबार में नौकरी करना, कपड़ों की धुलाई, बाजारों में फूल सब्जियां बेचना, ये जो थोड़े बहुत काम थे, वैसे फैक्ट्री वगैरह उतने नहीं थे उस समय। अब वर्तमान समय में जो है और भी फैक्ट्रियां हो गई है, तो ये समय बदलते जा रहा है। तो पहले कैसा था उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। लड़कियां जो थी कॉन्वेंट में पढ़ पाती थी, इसके बाद उनकी शादी कर दी जाती। कामकाजी महिलाओं को अपने परिवार का पालन पोषण भी करना पड़ता था, जैसे खाना बनाना, पानी लाना, लाइन लगाकर पाव रोटी लाना, बच्चों की देखरेख आदि मजदूरी पुरुषों की तुलना में कम था। मतलब पुरुष ज़्यादा मजदूरी करते थे। और हम आगे आपको बताएंगे कि महिलाओं ने अपने हितों की हिदायत करने और उन पर चर्चा करने के लिए खुद की राजनीतिक क्लब शुरू किया और अखबार निकाले। कौन निकाला? महिलाओं ने। विभिन्न नगरों में महिलाओं की लगभग 60 क्लब अस्तित्व में आए। उनमें द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन, इसको याद रखिए। ऐसी चीज़ें जो है परीक्षाएं में पूछ ली जाती है। सबसे मशहूर क्लब था। उनकी एक प्रमुख मांग यह थी कि महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। ये पॉइंट जो है याद करने लायक है और ये परीक्षा में आ सकता है। तो महिलाएं इस बात से निराश हुई कि 1791 के संविधान में उन्हें निष्क्रिय नागरिक का दर्जा किया गया था, इसलिए वो क्या हुई थी? निराश हुई थी। महिलाओं के मताधिकार असेंबली के राजनीतिक पदों की मांग रखी थी। उनमें से नई सरकार के हितों का प्रतिनिधित्व हो पाएगा, ऐसा करके था। प्रारंभिक वर्षों में क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन में सुधार लाने वाले कुछ कानून लागू किए। सरकारी विद्यालयों की स्थापना के साथ ही सभी लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा को अनिवार्य बना दिया गया। यदि सभी बच्चों को, सभी लड़कियों को यदि अलग से, वैसे आज के समय में आप देखिए कन्या स्कूल हो गए, लड़कियों के लिए अलग शिक्षा की व्यवस्था हो गई, सब पढ़ें सब बढ़ें। तो शिक्षा में आज के वर्तमान समय में सभी को अनिवार्य कर दिया गया है। आजकल गांव हो शहर हो, ग्रेजुएशन कंपलसरी माना जाता है। जिस परिवार में बच्चे यदि ग्रेजुएट नहीं होते तो वहाँ भी ये माना जाता है कि शिक्षा का कमी है और पढ़ नहीं पाए, ऐसा करके। तो आज के वर्तमान समय में पहले की अपेक्षा शिक्षा की बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, लेकिन हम उसका लाभ कितना लेते हैं वो हमारे ऊपर है। तो अब आजकल तो किताबें भी आपको स्कूल से फ्री मिलने लगी है, पहले स्कूल से किताबें भी नहीं मिलती थी, तो ये भी बहुत अच्छी है। लेकिन अब जो है पिता उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ शादी के लिए बाध्य नहीं कर सकते थे और शादी को स्वैच्छिक अनुबंध माना गया और नागरिक कानूनों के तहत उनका पंजीकरण किया जाने लगा। पहले जो है माता पिता जो डिसीजन लेते थे शादी के लिए वही माना जाता था, लेकिन वर्तमान समय में अब समय बहुत बदल चुका है। लड़के खुद अपने पसंद की लड़कियां से शादी करना चाहते हैं और लड़कियां भी आज स्वतंत्र हो चुकी हैं। वो भी
अपने जो पसंद होगा हम उससे शादी करेंगे, ऐसा आज के समय में हो चुका है। और मान मर्यादाएं जो है पहले की अपेक्षा कम हो गई है। संस्कार का ह्रास होता जा रहा है। पहले संस्कार होता था, अब संस्कार का ह्रास है। संस्कार का ह्रास का मतलब यदि माता पिता बैठे हैं वहाँ पर बालक जो है अपने प्रेमिका या जो जिससे शादी करना है उसके सामने नहीं बैठ पाता था, ना बात कर पाता था। लेकिन वर्तमान समय में माता पिता हों या घर परिवार के कोई भी सदस्य हों, उनके सामने लड़का हो या लड़की आपस में बात भी करते हैं और जो सियाने हैं उनसे भी बात करने लगते हैं। तो मर्यादाएं जो है धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। शिक्षा का विकास के साथ मर्यादा का भी ये है। आगे एक क्या है, तलाक तो पहले से ही है कि जो शादी यदि हो गई है और लड़का भी तलाक दे सकता है, लड़की भी तलाक दे सकती है, तो ये पहले से ही था। तलाक दोनों को ही इसकी अर्जी देने का अधिकार दिया गया। अब महिलाएं व्यवसायिक प्रशिक्षण में सकती थी। पहले महिलाओं को व्यवसायिक प्रशिक्षण नहीं दिया जाता था, अब महिलाओं को व्यवसायिक प्रशिक्षण भी ले सकती थी। उस समय की बात है। आजकल के समय तो जहाँ भी देखेंगे तो एक बराबर अधिकार हो गया है, कंधे से कंधे मिलाकर चलना। फिर भी राजनीतिक अधिकारों के लिए महिलाओं का संघर्ष जारी रहा। आतंक राज के दौरान सरकार ने महिलाओं के लोगों को बंद करने की उनकी राजनीतिक गतिविधियों को प्रतिबंधित लगाने वाला कानून लागू किया। मताधिकार और समान वेतन के लिए महिलाओं का आंदोलन अगली सदी में भी अनेक देशों में चलता रहा। मताधिकार का संघर्ष 19वीं सदी के अंत एवं 20वीं सदी के प्रारंभ तक अंतर्राष्ट्रीय मताधिकार आंदोलन के जरिए जारी रहा। क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान फ्रांसीसी महिलाओं की राजनीतिक सरगर्मियों को प्रेरक स्मृति के रूप में जिंदा रखा गया। अब इसमें दिया है क्रांतिकारी महिला ओलंप दे गूज का जीवन। कोई एक क्रांतिकारी महिला थी ओलंप दे गूज, इसका जीवन के बारे में दिया गया था। 1791 की बात है। तो ये जो है सक्रिय महिला थी और इसमें जो है महत्वपूर्ण संघर्ष लेने का भी इसमें ये था, निर्णय लेने की क्षमता थी। घोषणा पत्र का विरोध, महिलाओं को मानव मात्र के मूलभूत अधिकारों से वंचित रखा गया था, इसलिए इन्होंने उस पर जोर दिया। 1793 में ओलंप दे गूज ने महिला क्लबों को जबरदस्ती बंद कर देने के लिए आलोचना की थी इसने। तो ये भी कभी कभी क्या होता है, महिलाएं भी जो है कभी अपना ये कर देते हैं कि हम ऐसा चाहते हैं। ओलंप दे गूज के घोषणा पत्र में मूलभूत अधिकार क्या थे? औरत जन्मना स्वतंत्र है और अधिकारों में पुरुष के समान। बिल्कुल सही है। सभी नागरिक संगठनों का लक्ष्य पुरुष और महिला के नैसर्गिक अधिकारों को संरक्षित करना है। ये अधिकार है स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा और सबसे बढ़कर शोषण के प्रतिरोध का अधिकार था। समग्र संप्रभुता का स्रोत राष्ट्र में नहीं थे, जो पुरुषों एवं महिलाओं के संघ के सिवाय कुछ नहीं है। कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। सभी महिला एवं पुरुष नागरिकों का या तो व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से विधि निर्माण में दखल होना चाहिए। यह सभी के लिए समान होना चाहिए। सभी महिला एवं पुरुष नागरिक अपनी योग्यता एवं प्रतिभा के बल पर समान रूप से एवं बिना किसी भेदभाव के हर तरह के समान व सार्वजनिक पद के हकदार हैं। आगे चलते हैं। ओलंप दे गूज के तैयार किए गए घोषणा पत्र से जो इसमें मूल अधिकार दिए थे, ये सन 1793 में जैकोबिन राजनीतिक समिति के अधिकारों महिलाओं को बंद करने का निर्णय किया। ये जो है महिलाओं को जागृत करना, उनको उनके लिए कार्य और कुछ
कुछ ऐसे होते हैं जो हम सही हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि हमारे विरोधी होते हैं। तो ये चीज़ें पहले भी थी, आज भी है। चलिए आगे चलते हैं। 5 दास, एक बार और इसको पढ़ लेंगे। मेरे बताने में तो समझ में बहुत कुछ आ गया होगा, लेकिन एक बार इसको आप पढ़ लेंगे या 1-2 बार वीडियो देखेंगे तो और भी बात समझ में आ जाएगी। आगे चलते हैं। दास प्रथा का उन्मूलन, 5वां। दास प्रथा क्या है? जो गुलाम बन के रहना दास प्रथा कहलाता है। फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था। कैरिबियाई उपनिवेश मार्टिनिक्स, गोलेलोप और सैन डोमिंगो तंबाकू, नील, चीनी एवं कॉफी जैसी वस्तुओं के महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता थे। अच्छा, अपरिचित एवं दूर देश जाने के काम करने में प्रति यूरोपीय अनिच्छा का मतलब था बागानों में श्रम की कमी। बागान का मतलब होता है जहाँ से खाद्यान्न वस्तुएं, फल फूल, जड़ी बूटी, चाय पत्ती, तंबाकू, ये खाद्यान्न वस्तुएं, ये बागान कहलाते हैं ना। और अफ्रीका एवं अमेरिका के बीच त्रिकोणीय दास व्यापार द्वारा पूरा किया गया दास व्यापार सहस्त्रवीं शताब्दी में शुरू हुआ था। सहस्त्रवीं शताब्दी 1793 में दास प्रथा शुरू हुआ था। फ्रांसीसी सौदागर बोर्दे का या नानते बंदरगाह से अफ्रीका तट पर जहाज ले जाते थे। उस समय जहाजें चलती थी, हवाई जहाज बहुत कम चलते थे। हवाई जहाज का अब 18वीं सदी में फ्रांस में ही दास प्रथा की ज्यादा निंदा हुई। नेशनल असेंबली में लंबित बहस हुई कि व्यक्ति के मूलभूत अधिकार उपनिवेश में रहने वाली प्रजा सहित समस्त फ्रांसीसी प्रजा को प्रदान किए जाएं या नहीं, परंतु दास व्यापार पर निर्भर व्यापारियों के विरोध के भय से नेशनल असेंबली में कोई कानून पारित नहीं किया गया। लेकिन अंततः सन 1794 के कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित कर दिया। दास प्रथा पुनः शुरू कर दी गई और बागान मालिकों को अपने आर्थिक हित साधने के लिए अफ्रीकी नीग्रो लोगों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई। नीग्रो अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान के दक्षिण में रहने वाले लोग हैं। सहारा रेगिस्तान के कहाँ? अफ्रीका के दक्षिण भाग में रहने वाले लोग नीग्रो लोग काले होते हैं। अपने यहाँ भी बहुत से लोग हैं, जैसे शहरों, बड़े शहरों में या भारत में भी आते हैं नीग्रो घूमने के लिए। लंबे होते हैं, काले होते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अब क्रमांक 6 अगले वीडियो में बताएंगे, तो उसको आप देखिए।